अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज हम ये स्वेटर बनाना सीखेंगे। पटीट निट के फेस्टिवल स्वेटर से इंस्पायर्ड ये डिज़ाइन है। राउंड योक का पैटर्न है। गले से शुरू करके नीचे की तरफ जाएंगे और बेसिक राउंड योक का मैच हम इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको पहले भी एक दो राउंड योक के स्वेटर कार्डिगन्स सिखा चुकी हूँ, तो अगर आप उनको देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी मोटी मोटी बातें हैं, वो हम पहले ही देख लेते हैं कि वो क्या हैं। गोल गले का स्वेटर है, डबल बैंड है इसका, बेसिक राउंड जोक है, इंक्रीजेस होंगी और हम इसके अंदर डिफरेंट कलर से, कंट्रास्टिंग कलर से पैटर्न ऐड करेंगे। आप चाहें तो सेम कलर का भी पैटर्न ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको स्ट्राइकिंग थोड़ा सा बनाने के लिए कंट्रास्टिंग कलर इस्तेमाल किए हैं। ये बनेगा पॉजिटिव ईज के साथ। पॉजिटिव ईज की जब हम बात करते हैं, बैगी लुक होगी उसकी, तो पॉजिटिव ईज का मतलब ये होता है कि जो बच्चे की एक्चुअल चेस्ट सरकमफेरेंस है उससे 4 से 6 इंच खुला होगा ये स्वेटर सरकमफेरेंस में। यानी अगर आपके पास बच्चे का जो चेस्ट है वो 20 इंचेस सरकमफेरेंस का है, जो कि यूजुअली 1 साल के बच्चे का, 1 से 1.5 साल के बच्चे का होता है 20 इंच चेस्ट सर्कमफेरेंस, तो उससे उसको ये उसके लिए हम जो चेस्ट साइज़ बनाएंगे वो स्वेटर का चेस्ट साइज़ 24 या 25 इंचेस होना चाहिए। और बाकी आप इसको वेरी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि 4 से 6 इंच ही खुला हो, 2 इंच खुला भी हो सकता है, 3 इंच खुला भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपको कितना लूज़ फिट चाहिए। बहरहाल ये जो पैटर्न है, ये इसकी प्रॉपर्टी है, ये स्वेटर की ये प्रॉपर्टी है कि ये लूज़ फिट में होगा, बैगी स्टाइल में होगा। तो अगर आपको स्मार्ट फिट में चाहिए तो इसका मतलब है कि इसी चेस्ट सरकमफेरेंस के साथ आप इसको बड़ा बड़ा बच्चा भी पहन सकता है, बस आपको लेंथ ऐड करनी पड़ेगी, विच इज़ क्वाइट ईजी टू ऐड, तो उसको मसला नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2 साइज़ेस मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। स्टिच काउंट ही हम सिर्फ इसका कास्ट ऑन का स्टिच काउंट हम चेंज करेंगे। स्मॉलर साइज़ के लिए कम होगा, ऑब्वियसली लार्जर साइज़ के लिए ज़्यादा होगा। बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। जैसे ग्रेजुअली हम बड़े साइज़ की इंक्रीजिंग करेंगे, उसी तरह ये स्मॉलर साइज़ में भी इंक्रीजेस होंगी। जितनी स्पेस हमने इसके दरमियान में रखनी है, उतनी ही स्पेस इसके दो डिज़ाइंस के दरमियान में होगी। फिर कास्ट ऑन स्टिचेस करेंगे अंडर आर्म के लिए, इसमें एक आधा ज़्यादा होगा, इसमें एक आधा कम होगा। और लेंथ आप यू कैन ऑलवेज ऐड और सब्ट्रैक्ट लेंथ अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर। जो एक दो ख़ास चीज़ें हैं वो ये हैं कि हमने इसका जो बैंड है, नेक बैंड है, वो डबल डबल फोल्ड में बनाना है। इसको सिएंगे हम, जो एडवांस टेक्निक है इस किचनर स्टिच के साथ इसको सीम करेंगे सिलाई करते वक्त। और ये जो आपको ये राइस नज़र आ रहा है गले का, ये यूजुअली टॉप डाउन स्वेटर्स में नहीं होता, लेकिन ये राइस देने के लिए, क्योंकि गले की कटिंग नहीं ना होती है इसमें, तो इसको ये राइस देने के लिए हमने पीछे शॉर्ट रोज़ हम पीछे इसको गले का राइस देंगे। इसके लिए इस्तेमाल की है बैम्बिनो यान, लोकल आपको मिल जाती है। मैंने 2 ईयर्स का साइज़ बनाया है, 25 इंच मेरे पास ये चेस्ट सरकमफेरेंस है। तो मेरे पास मैंने 2 बॉल्स लिए थे ये मैरून के। एक ही बॉल में मेरा तकरीबन ये बन गया है। बस दूसरी स्लीव का ये वाला जो पार्ट है ना, इस डिज़ाइन के बाद ये जो 2 मैरून हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं ना, इसके लिए मैंने अपना ये दूसरा बॉल इस्तेमाल किया था। अब मैं आपके साथ इसका भी स्टिच काउंट में आपको बताऊंगी। 2 साइज़ेस हम इंशाल्लाह बनाएंगे। अब मैं इससे थोड़ा-सा बड़ा बनाऊँगी। ये हमारे पास तकरीबन 24-25 इंच चेस्ट सर्कमफेरेंस के साथ बना है। अब जो मैं बनाऊँगी वो हमारे पास बनेगा 25 5.5 26 या 25.5 या 26 इंच सर्कमफेरेंस के साथ बनेगा। वो थोड़ा-सा ही फ़र्क होगा। उसके लिए भी मैंने बैम्बिनो यान ली है और कंट्रास्टिंग कलर में मैंने ये मस्टर्ड लिया है और साथ में मैं मैरून ऐड करूँगी। ये स्किन की जो टोन है वो हमारे पास बेसिक मेन कलर होगा। 2 बॉल्स ही आपको चाहिए होंगी, क्योंकि हम बड़ा साइज़ बना रहे हैं, तो हमें ये मेन कलर की 2 बॉल्स चाहिए होंगी। अच्छा, आप
अपने यार्न स्टैश में से भी कंट्रास्टिंग कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर सेम वेट का यार्न हो तो वो बेहतर रहता है। आपके पास जो यार्न है ना, कंट्रास्टिंग कलर का यार्न, वो सेम वेट का ही होना चाहिए। बस ये आप ध्यान रखें, बाकी आप कोई भी इस्तेमाल कर लें। इसका जो हमारे पास गेज आ रहा है वो है 22 स्टिचेस और 30 रोज़। यानी अगर आप 22 स्टिचेस डाल के 30 रोज़ करेंगे तो आपके पास 4x4 इंच या 10 सेंटीमीटर्स का स्क्वायर आना चाहिए। मेरे पास ये गेज आ रहा है 4 mm की नीडल्स के ऊपर। तो अगर आपके पास 4 mm की नीडल्स पे ये गेज ना आए, छोटा आए, तो आप एक साइज़ अप कर सकती हैं, या फिर आपका अगर गेज बड़ा आए तो आप एक साइज़ नीडल साइज़ डाउन कर सकती हैं। हमने जब भी काम करना होता है तो हमने 2 नीडल साइज़ेज़ इस्तेमाल करने होते हैं। बॉर्डर के लिए स्मॉलर साइज़ होगा और बॉडी के लिए हमारे पास बड़ा साइज़ होना चाहिए। तो मैं 3.75 mm और 4 mm की नीडल्स के साथ काम करूँगी। अब हम ये देख लेते हैं कि हमने जो स्टिच काउंट है वो हमने इस साइज़ के लिए 24 इंच सरकमफेरेंस के लिए 74 स्टिच काउंट लेना है कॉलर के लिए। और अब जो मैं आपके साथ साइज़ बनाऊंगी बड़ा, उसके लिए वो अगर आपने साइज़ बनाना है तो उसके लिए आप 80 स्टिचेस 80 का स्टिच काउंट लेंगी 3.75 mm नीडल्स पे। अब 2 बातें और हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो टिप्स हैं वो ये कि जब भी हमने टॉप डाउन बनाना है और राउंड में बनाना है पुल ओवर, तो हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो कास्ट ऑन एज है वो इतना ज़रूर होना चाहिए, ऐसा फ्लेक्सिबल और लूज़ हो कि बच्चे के सर के ऊपर से हम आसानी से पहना सकें। तो ज़्यादा मसला यही आता है कि स्टिच काउंट किस साइज़ के लिए क्या होना चाहिए। तो उसकी जो मेन बेसिक टिप है वो ये है कि आपने 2 साल के बच्चे के लिए जिस स्टिच काउंट की कैप बनानी है, आपके पास उस उसी 2 साल के बच्चे के टॉप डाउन राउंड नेक के स्वेटर के लिए स्टिच काउंट उसी कैप के जितना, कम से कम उस कैप के जितना होना चाहिए। उससे 3, 4, 6 स्टिचेस ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होना चाहिए। यानी अगर हम 2 साल के बच्चे के लिए इसी नीडल साइज़ और इसी यार्न से कैप बनाएंगे तो हमारे पास स्टिच काउंट 74 से 80 के दरमियान में होना चाहिए। तो वही हिसाब हमने ये गले का रखा है। अब दूसरा काम जो मैं करती हूँ वो ये है कि मैं जो गले का स्टिच काउंट होता है ना कॉलर के लिए, रिबिंग के लिए, जैसे ही वो बॉर्डर कंप्लीट होता है तो उसके बाद हमने 8 या 10 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेने होते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो गला है वो राउंड में बड़ा अच्छा आपका स्नगल करता है। ये क्रू नेक बन रहा है तो आपकी गर्दन के साथ बड़ा या बहुत अच्छे से स्नगल कर जाता है। और अगर आप इस कॉलर के बाद यहाँ पे आप थोड़े से स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेते हैं, 8-10 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लेते हैं, तो वो एक आपको एक अच्छी सी लूज सी फिट दे देती है। वो कंधे के ऊपर उसकी जो शेप है वो अच्छी आ जाती है। ये ज़रूरी नहीं है, आप डायरेक्ट भी 80 स्टिच काउंट के साथ शुरू कर सकते हैं 74 की बजाय, या 90 के साथ शुरू कर सकते हैं 80 की बजाय। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहरहाल मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि आप बैंड के लिए थोड़ा 4-8 स्टिचेस कम डाल लें और बाद में उसको 8-10 स्टिचेस इंक्रीज़ कर लें। तो ये इस तरह से होगा। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। ये 80 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब ये हमारे पास एक्स्ट्रा टेल है, इसी से हमने बाद में इस गले को सीना है, तो ये हम काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हमने मैजिक लूप मेथड के साथ इसको राउंड में करना है। तो ये मेरे पास लंबी वायर है, इसको मैं खींच लूँगी। अच्छा, ये अलाइन होने चाहिए। ये आपका जो चेन है ना, जो कास्ट ऑन एज है, वो अंदर की तरफ होना चाहिए। इसको आपने ऐसे पकड़ा, ठीक, और ये सेंटर में से आपने अपनी वायर को खींच लिया।
ऐसे। अब ये वाला इस साइड पे हमने काम करना है, तो हमने इसको इसके ऊपर चढ़ा लिया। ठीक, ये वी बन रही है ना हमारे पास, ये ऐसे। ये टेल हमारी अंदर की तरफ और वर्किंग यार्न हमारा बाहर की तरफ। अब हमने 4 mm की नीडल से कास्ट ऑन किया था, जबकि हमने काम करना है 3.75 mm की नीडल से। तो 3.75 mm की नीडल्स हमने ली है। 9 नंबर की सिलाई कहते हैं इसको हम आम अपने जो नंबर के हिसाब से अगर आप देखें 9 नंबर की सिलाई है। ये हमने निकाल दी और अब हमने इसको करना है 1 बाय 1 की रिब। राउंड हमारा सेट हो गया है। अब हम करेंगे 1 बाय 1 की रिब करनी है 7 सेंटीमीटर्स तक। 7 सेंटीमीटर्स में तकरीबन 22 राउंड्स आएंगे, 22-21 राउंड्स बनेंगे 3.75 mm की नीडल्स के ऊपर। तो ये हमने इसको राउंड में ही इस तरह से करते जाना है। मैंने नेक बैंड के लिए रिबिंग कंप्लीट कर ली है और हमारे पास 20 राउंड्स के बाद जो मेजरमेंट आ रही है वो 7 सेंटीमीटर्स, तकरीबन 7 सेंटीमीटर्स है। एक राउंड हम और करेंगे। 7 सेंटीमीटर्स का ही हमने नेक बैंड बनाना है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे पास ये इस तरह से आ जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ जो मैं और करती हूँ वो ये है कि मैंने ये सारी रिबिंग 3.75 mm की नीडल से की है। ठीक है, ये 3.75 mm की नीडल से की है। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने नीडल साइज़ बड़ा कर लेना है। रिबिंग का जो आखिरी राउंड होगा ना, वो मैं बड़ी नीडल्स के साथ बनाऊंगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो आपकी रिबिंग से स्टॉकिंग नेट में ट्रांजिशन होती है वो बहुत स्मूथ हो जाती है। अगर आप रिबिंग के बाद डायरेक्ट स्टॉकिंग नेट के ऊपर अपना नीडल साइज़ चेंज करेंगे तो वो एकदम से स्ट्रेच होगा, खुला होगा। तो इसलिए बेहतर ये होता है, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है कि मैं जो लास्ट राउंड है रिबिंग का, वो चाहे टॉप डाउन हो चाहे बॉटम अप हो, उसमें अगर आप एक राउंड जोन सा जो ट्रांजिशन जो दरमियान में आएगा, स्टॉकिंग नेट और रिबिंग के दरमियान में जो राउंड आएगा रिबिंग का, वो आपने बड़ी नीडल साइज़ के साथ नेट कर लेना है। तो जैसे ही मैं ये राउंड अपना कंप्लीट करूँगी तो मेरे पास 7 सेंटीमीटर कंप्लीट हो जाएगी, लेंथ भी अपने नेक बैंड की कंप्लीट हो जाएगी और मेरे पास नीडल साइज़ भी बड़ा आ जाएगा। रिबिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने स्टिच काउंट इंक्रीज़ करना है और साथ ही साथ इसको स्टॉकिंग नेट में लेके जाना है। तो मैं मैजिक लूप मेथड इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे पास हैं 80 स्टिचेस, हमने 80 के स्टिच काउंट को 90 बनाना है, यानी 10 स्टिचेस इंक्रीज़ करने हैं। तो हम हर 8 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ करेंगे। ये बिगिनिंग ऑफ राउंड का स्टिच मार्कर है और ये हमारे पास अपनी बैक का दरमियान होगा बिल्कुल। तो पहला स्टिच मैं 4 के बाद इंक्रीज़ करूँगी। वैसे 8 के बाद करना है, लेकिन पहला मैं 4 के बाद इंक्रीज़ करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भई जहाँ पे हमारा राउंड शुरू हो रहा है उससे पहले हमारे पास इंक्रीज़ ना आए। तो ये बार उठाई इसको ऐसे और पीछे से नेट कर लिया। अब इसके बाद हर 8 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तीसरा स्टिच चाहिए इंक्रीज़ का, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गया चौथा।
1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 6 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 10। आखिर पे हमारे पास ये 4 स्टिचेस आ गए, 2 3 और ये 4। ये हो गया हमारे पास कंप्लीट। हमारा नेक बैंड कंप्लीट हो गया है। इसको बाद में हम ऐसे फोल्ड करके करेंगे, फोल्ड करके सिएंगे। अब हमने करनी है ये बैक को राइज देना है। ये अगर आप गौर से देखें ना तो आपको नज़र आएगा, महसूस होगा कि ये रिबिंग के बाद ये वाला हिस्सा हमारे पास, चलिए मैं मेजर करके दिखाती हूँ आपको। रिबिंग के बाद ये जो हिस्सा है वो हमारे पास है तकरीबन 6 सेंटीमीटर्स मिड बैक ना, और ये मिड फ्रंट जोन सा है ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स। ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स है और ये हमारे पास मिड बैक पे है 6 सेंटीमीटर्स। तो ये जो हमारे पास 3 सेंटीमीटर्स का गैप है ना, 1 इंच का, 1.25 इंच का, वो आएगा हमारे पास शॉर्ट रोज़ के साथ। और शॉर्ट रोज़ हमने करनी है, शॉर्ट रोज़ हमेशा फ्लैट होती हैं, बैक एंड फोर्थ होती हैं। तो ये हमारे पास 90 स्टिचेस है ना, तो हमने हर 10 स्टिचेस के बाद अपनी शॉर्ट रो टर्न करनी है। यानी ये हमारे पास सेंटर है और ये बैक का सेंटर है। हमने 10 स्टिचेस नेट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टिचेस नेट किए, बैक टर्न कर लिया, स्लिप किया, ये देखें पर्ल वाइज स्लिप किया, पीछे से घुमा के आगे लाए, ये डबल लगानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मिड आ गई। अब आपने इसके बाद 10 किए थे ना, अब आपने इसके बाद इधर भी 10 पर्ल करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस साइज़ पे मैंने हर 9 के बाद टर्न किया। 10 हो गए, ये अब हमने टर्न करना। वर्किंग यार्न आपका फॉरवर्ड होना चाहिए। स्लिप आप पर्ल वाइज करेंगे। पर्ल वाइज स्लिप करेंगे का मुराद ये है कि आपने टिप टू टिप ऐसे डाला, स्लिप किया और इसको घुमा के पीछे ले गए, डबल लेग आ गई। अब अगला नेट स्टिच चाहिए तो आपका वर्किंग यार्न पीछे ही होना चाहिए। 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। अब ये 10 पे हमारे पास आएगा डबल स्टिच, डबल लेग वाला स्टिच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हो गई हैं 2 शॉर्ट रोज़। हमने टोटल करनी है 6। ये अब हम दोबारा से 10 करेंगे निट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। टर्न किया, स्लिप किया पर्ल वाइज, पीछे लेके ये डबल लेग हो गई, आगे लेके आई क्योंकि अगला स्टिच हमारे पास पर्ल स्टिच है। ये आपने डबल लेग वाला जो स्टिच है ना वो टाइटली करना है, नहीं तो आपके पास ये जब हम इसको बुनेंगे, नेट करेंगे या पर्ल करेंगे तो हमारे पास लूज़ आएगा स्टिच। इसलिए आपने जब इसको टर्न करना है तो आपने इसको अच्छे से टाइटली टर्न करना है। अब जहाँ तक ये डबल लेग, जहाँ पे आपके पास डबल लेग का स्टिच आएगा ना वहाँ तक आपने इसको पर्ल कर लेना है और फिर उसके बाद 10 स्टिचेस नेट पर्ल करने हैं, मज़ीद पर्ल करने हैं। ये हम कर रहे हैं चौथी शॉर्ट रो। चौथी शॉर्ट रो का मतलब है कि हमारे पास स्टिचेस 40 होंगे। ये डबल लेग वाला आ गया, ये ऐसे। अब 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको ये किया, ये डबल लेग और फिर ये 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे पास पाँचवीं फिफ्थ रो थी और हमारे पास ये डबल लेग से लेके यहाँ तक 50 स्टिचेस हैं। अब हमने इसको टर्न किया, ये लास्ट शॉर्ट रो है।
अब ये आखिरी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आपके पास ना ये इस स्टिच मार्कर से इधर भी 30 स्टिचेज़ हैं और इस स्टिच मार्कर से इधर भी 30 स्टिचेज़ हैं, ठीक। अगर आप स्मॉलर साइज़ बना रहे हैं, आपने 74 स्टिच काउंट को 84 किया है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास स्टिच मार्कर के इस तरफ भी 27 स्टिचेस होने चाहिए शॉर्ट रोज़ के, और स्टिच मार्कर के इस तरफ भी 27 स्टिचेस होने चाहिए, यानी 54 स्टिचेस होंगे। इसमें हमने शॉर्ट रो की है हर 10 स्टिच के बाद। स्मॉलर साइज़ में हम शॉर्ट रो करेंगे हर 9 स्टिचेस के बाद। तो बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने कौन सा साइज़ बना रहे हैं और क्या करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ये देखें, ये 30 और ये स्टिच मार्कर, अब ये भी 30 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30। अब हमने ये राउंड अपना पूरा करके यहाँ स्टिच मार्कर तक ले आना है, और साथ ही हमने स्टिच मार्कर को ऊपर शिफ्ट कर लेना यहाँ पे। ये हमारे पास शॉर्ट रोज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप। ये बैक साइड है, इस तरह से इसको आपने इसके ऊपर रखा। ये देखें, ये हमारे पास इसका हराइज़ बन रहा है, जो पीछे से गला हमारा जो ऊपर की तरफ उठा है ये वो है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये बिगनिंग ऑफ राउंड है ना, इसको यहाँ से उतार के आप शिफ्ट करते जाएं, कुछ कुछ राउंड्स के बाद ना शिफ्ट करते जाएं जो बिगनिंग ऑफ राउंड हो। और दूसरा हमने ये करना है कि हमने इस स्टिच मार्कर से ना जो हाफ मिड बनेगा इस स्टिच मार्कर के बाद जो मिड बनेगा ना, वहाँ पे हमने एक और स्टिच मार्कर लगाना है, और हम अपनी जो मेजरमेंट करेंगे बॉडी की, योक की, वो हम दूसरे स्टिच मार्कर से करेंगे। बैक से नहीं करेंगे बल्कि फ्रंट से करेंगे। तो ये 45 पे हमारा होना चाहिए। तो ये आ गया हमारे पास फ्रंट का मिड, और ये आ गया हमारे पास बैक का मिड, और जो बैक का मिड है वो हमारा बिगनिंग ऑफ राउंड भी है। अब हमने बग़ैर किसी इंक्रीज़ के, बग़ैर कोई पैटर्न डाले, कुछ भी किए बग़ैर 10 राउंड्स और बनाने हैं। इस स्टिच मार्कर के बाद 10 राउंड्स हमने नेट करने हैं। उसके बाद फिर हम ये डालेंगे अपना पैटर्न। शॉर्ट रोज़ के बाद 10 राउंड्स कर लिए हैं। इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ से ये हमारा पहला राउंड था ना, पहले राउंड पे हमने स्टिच मार्कर डाला था, और ये हमारी मिड फ्रंट है, मतलब फ्रंट साइड की मिड है, फ्रंट साइड का मिड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 राउंड्स हमारे पास हो गए हैं। अब हमने करना है इसके ऊपर पैटर्न डालना है। जो स्मॉल बर्ड्स हैं ना, हमने वो डालनी है कंट्रास्टिंग कलर के साथ। आपकी मर्ज़ी है, आप इसी कलर के साथ भी ये पैटर्न के 2 राउंड्स कर सकते हैं। स्टिच काउंट हमारे पास 90 है।
जब हमने ये पैटर्न डालना है ना, तो स्टिच काउंट हमारा 3 पे डिविजिबल होना चाहिए। यानी 90 है ना, तो वो उसके 3 ज़ा 9 और 30, यानी हमारे पास 30 बर्ड्स बनेगी। हमारे पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 3, क्योंकि 3 स्टिचेस का ये पैटर्न है। अच्छा, अगर आप स्मॉलर साइज़ बना रहे हैं और आपने 74 को 84 किया है, तो 84 भी 3 का डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है, यानी 3 का मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास स्टिच काउंट इस तरह का आ रहा है कि आपके पास एक स्टिच बच जाता है या एक स्टिच कम रह जाता है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपके पास एक स्टिच बचेगा तो आपने उसको डिक्रीज़ कर लेना है और फिर अगले राउंड में पैटर्न डालने के बाद इंक्रीज़ कर लेना है दोबारा से। और अगर आपके पास एक स्टिच कम होगा तो आपने क्या करना है, आपने उसको पैटर्न डालने से एक राउंड पहले एक स्टिच को इंक्रीज़ कर लेना है, और जैसे ही आपके पास 2 राउंड्स का पैटर्न ख़त्म होगा तो आपने उसको फिर अगले राउंड में एक स्टिच को डिक्रीज़ कर लेना है, ताकि आपका स्टिच काउंट जोन सा है वो एक जैसा रहे। अब हम डालना सीखते हैं पैटर्न। इसमें हमने क्या करना है, पहला जो हमारा है ना, पहला हमने स्टिच निट करना है 3 दफ़ा, एक ही स्टिच को 3 दफ़ा निट करना है। ये हम अपना वर्किंग यार्न ले रहे हैं कंट्रास्टिंग कलर का। एक ही स्टिच को 3 दफ़ा निट करना है। ये मैंने निट किया और ये अपना स्टिच उतारा नहीं, फिर यार्न ओवर किया और इसको दोबारा निट कर लिया, यानी एक के हमने 3 बना लिए, फिर इसको स्लिप कर दिया। अब हमारा यार्न बैकवर्ड ही होना चाहिए और अपने 2 स्टिचेस को स्लिप कर लिया। बस ये पैटर्न है। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है इस राउंड में। अब ये देखें, ये यहाँ पर जब आपने ये स्लिप किए हैं ना स्टिचेस, तो इसके पीछे वाला जो वर्किंग यार्न है ना, वो टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका स्वेटर खिंच जाएगा इस पैटर्न के ऊपर ना। ये स्लिप स्टिचेस का पैटर्न है, तो आपने अपना जो फ्लोट है उसको अप्रोप्रिएट रखना है, टेंशन के अकॉर्डिंग रखना है। इसी तरह से हमने ये राउंड अपना कंप्लीट कर लेना है। नाइन्टी स्टिचेस है हमारे पास, तो हमारे पास 30 बर्ड्स बनेंगी इसमें। ये हमारा फर्स्ट राउंड पैटर्न का कंप्लीट हो गया। अब हमने सेकंड राउंड में क्या करना है, यहाँ हमने फॉरवर्ड किया और ये 3 जो हमने एक के 3 बनाए थे, अब हमने इसको 3 का 1 बनाना है पर्ल करते हुए ऐसे, और इसको पर्ल 3 टुगेदर कर लिया। ठीक, अब ये दोनों फिर से स्लिप करेंगे, लेकिन यार्न हमारे पास फॉरवर्ड रहेगा। और इस तरह से ये हमारी बर्ड्स बनती जाएंगी। knit 3 together, slip 2 with yarn forward, और ये आपका फ्लोट टेंशन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। knit 3 together, slip 2, knit 3 together, slip 2। तो ये देखें, ये हमारे पास स्मॉल बर्ड्स बनती जा रही हैं। इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा और हमारा पैटर्न भी कंट्रास्टिंग कलर में डल जाएगा। ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। ये पहली बर्ड है ना, ये आखिरी बर्ड है।
अब हमने इसको पीछे लेके जाना है अपने यार्न को और इसको थोड़ा सा लंबा करके काट देना है। ये हमें चाहिए नहीं अब अगले 10 राउंड तक। ये देखिए, ये पीछे से ऐसे है, ये पहले वाला और आखिरी वाला सिरा ना, इसको हमने गिरा लगा देनी है। बाद में हम इसको वीव इन करेंगे। गिरा आपने ऐसे लगानी है कि आपका जो आखिरी फ्लोट है ना वो टाइट ना हो। ये हमारा पैटर्न हो गया। अब हमने ये देखें, ये पैटर्न हमने डाल लिया। अब अगले पैटर्न और इस पैटर्न के दरमियान में हमने 10 राउंड्स करने हैं और इन्हीं 10 राउंड में हमने इंक्रीज़ भी करनी है। हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये स्लिप स्टिचेस वाला पैटर्न है तो हम एक राउंड तो पहला राउंड सिंपल नेट कर लेंगे सारे का सारा 90 स्टिचेस को। 90 स्टिचेस ही 90 के 90 स्टिचेस नेट कर लेंगे अपने मेन कलर के साथ। उसके बाद फिर हम इंक्रीज राउंड करेंगे। वैसे तो ये पैटर्न जब होगा ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा बिगिनिंग ऑफ राउंड है, लेकिन कुछ लोगों को मुश्किल भी पेश आ सकती है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप अपना स्टिच मार्कर रिमूवेबल कर लें ताकि आप उसको साथ साथ ऊपर करते जाएं। अब ये देखें, ये बर्ड थी, इसके बाद हमने एक राउंड किया, ये बता रहा हमें एक कि हमने एक राउंड कर लिया। अब हमने इंक्रीज़ राउंड करना है। हमने देखिए ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है, तो हम अब 90 स्टिचेस को 120 स्टिचेस करेंगे, यानी 30 स्टिचेस इंक्रीज़ करेंगे और हर तीसरे स्टिच के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ होगा। अगर आप स्मॉलर साइज़ बना रहे हैं तो आपके पास 74 स्टिचेस थे कास्ट ऑन के लिए, आपने उनको 84 किया, 10 राउंड्स किए, पैटर्न डाला और एक राउंड नेट कर लिया मेन कलर में। अब आपने क्या करना है, अब आपने 84 स्टिचेस को 112 करना है। उसी तरह हर 3 स्टिचेस के बाद एक स्टिच इंक्रीज़ करना है, लेकिन आपके पास स्टिचेस इंक्रीज़ होंगे 28। तो इस तरह से हमने इसको इंक्रीज़ करना है। ये देखें, 1 2 3, ठीक। अब आपने स्टिच कैसे बढ़ाना है, इस बार को उठाया, इधर रखा और पीछे से नेट कर लिया, एक इंक्रीज़ हो गया, 1 2 3, उठाया बार, डाला इसके ऊपर और पीछे से नेट कर लिया, 1 2 3, 1 2 3, देखें जो मैथ्स होता है ना राउंड जोक का, वो यही होता है कि आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना है और उनके दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। और इसको ना सिमेट्रिकल रखने के लिए, यूनिफॉर्म रखने के लिए या अपनी आसानी के लिए हम ये करते हैं कि हमने पहली इंक्रीज़ 3 के बाद एक बढ़ाया है, तो उसके बाद जो इंक्रीज़ करेंगे उसमें हम 4 के बाद एक बढ़ाएंगे, ठीक। उससे अगली जो इंक्रीज़ आएगी उसमें हम 5 के बाद एक बढ़ाएंगे, उससे अगली जो इंक्रीज़ आएगी उसमें हम 6 के बाद एक बढ़ाएंगे। यानी हमने पहली इंक्रीज़ कर ली है और मज़ीद 3 इंक्रीज़ेस हमने और करनी है और वो इसी सीक्वेंस में होंगी। दो पैटर्न्स के दरमियान में 10 रोज़ आएंगी। पैटर्न के बाद एक राउंड करेंगे, दूसरे राउंड के ऊपर हम इंक्रीज़ करेंगे, पहली में 3 के बाद, दूसरी में 4 के बाद, तीसरी में 5 के बाद, चौथी में 6 के बाद, ठीक। ये 4 इंक्रीज़ेस होंगी और इन दो पैटर्न्स के दरमियान में क्या होगा, एक रो रेगुलर आ गई, एक इंक्रीज़ रो राउंड आ गया। उसके बाद हम 8 राउंड्स करेंगे, फिर पैटर्न डालेंगे और फिर इसी तरह से करेंगे, तो राउंड योक हमारी कंप्लीट हो जाएगी।
और ये दोनों साइज़ेस के लिए योक का जो साइज़ होगा यहाँ से लेके यहाँ तक वो सेम ही होगा, क्योंकि बच्चे की जो योक साइज़ है वो इतनी इंक्रीज़ नहीं होती, चेस्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि हम एक ही साइज़ बड़ा बना रहे हैं ना, सिर्फ 1 इंच का हमने फ़र्क डालना है इस साइज़ में। तो हमारी जो योक होगी ना वो इसी तरह रहेगी। लेकिन अगर आपने योक साइज़ इंक्रीज़ करना है, आपने इसको ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डेप्थ ज़्यादा चाहिए, ये स्लीव्स की जो डेप्थ है वो आपको ज़्यादा चाहिए। तो फिर आप क्या करें कि आप 2 पैटर्न राउंड्स के दरमियान में, मैंने 10 राउंड्स किए हैं, आप उसको 12 कर लें, आप उसको 13 कर लें, अपने हिसाब से कर लें, आपको जितना चाहिए होगा। तो ये आपका आपके साइज़ के अकॉर्डिंग रीसाइज़ भी हो जाएगा। जैसे अगर आपने जो मैं साइज़ बना रही हूँ इससे बड़ा साइज़ बनाना हो तो आप 10 राउंड्स की बजाय 12 राउंड्स करें, 2 पैटर्न रिपीट्स के दरमियान में 12 राउंड्स करें। अब ये राउंड योक कंप्लीट करके तो मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर हम बाजू की सेपरेशन, बॉडी की सेपरेशन और दूसरे बाजू की सेपरेशन देखेंगे कि वो किस तरह से करेंगे। इंक्रीज राउंड्स हमारे पास अब कंप्लीट हो गए हैं और आखिरी पैटर्न जो मैंने डाला है उसके बाद मैंने 5 राउंड्स किए हैं, एक रेगुलर राउंड, फिर उसके बाद आखिरी इंक्रीज राउंड और उसके बाद फिर मज़ीद 3 राउंड्स। अब हम इसको करते हैं मेजर। ये हमारे पास जो योक की मेजरमेंट है ये आ रही है 6.25 इंचेस या फिर 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर है हमारे पास। अब ये हमारे पास जो साइज़ है वो 2 to 3 इयर्स का साइज़ है, तो इसके लिए हमारे पास जो योक की ये जो मेजरमेंट है ये 16 सेंटीमीटर ये एनफ होती है। ये देखें, ये जो स्मॉलर साइज़ है इसकी योक और ये जो लार्जर साइज़ हम बना रहे हैं, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा साइज़ हम बना रहे हैं, इसकी योक सेम साइज़ की ही बनेगी, क्योंकि योक में और बाजुओं में 1 साल के अंदर कोई इतना ख़ास डिफरेंस नहीं आता, वो खुली ही रखी जाती है ताकि बच्चे को पहनने में आसानी रहे। और वैसे भी ये बैगी बन रहा है, लूज़ फिट में बन रहा है, तो इसकी योक खुली ही होगी। सही, ये देखें, अब हमने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, वो ये कि हमने एक तो हमने बाजू सेपरेट करने हैं, ठीक? और दूसरा ये कि अगर हमें योक की डेप्थ ज़्यादा चाहिए होगी, ये वाली ये चौड़ाई जौन-सी है वो ज़्यादा चाहिए होगी, तो हमने बस इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास इन बिटवीन आए, हमारे पास जो बाजुओं की और बॉडी की सेपरेशन है वो 2 पैटर्न रिपीट्स के दरमियान में आए। इसीलिए मैंने ये 5 राउंड्स किए हैं लास्ट पैटर्न रिपीट के बाद, ताकि 5 और जब राउंड्स होंगे तो उसके बाद फिर मेरे पास ये बॉडी की ये वाला पैटर्न रिपीट आएगी। ये देखें, फिर ना ये यहाँ पे डायरेक्ट अंडर आर्म के नीचे पैटर्न रिपीट नहीं आएगी, और मैं वो अवॉइड करना चाह रही थी, वरना वो यहाँ पे एक तो डिस्टर्ब भी करेगी और हमारे पैटर्न को भी डिस्टर्ब करेगी। ठीक, तो अब हमने इसको करना है, बाजुओं की सेपरेशन करनी है। वो मैंने कैलकुलेशंस यहाँ पे ऑलरेडी की हुई हैं कि ये वाला साइज़ हम बना रहे हैं ना, तो इसमें हमारे पास जो स्टिच काउंट था वो था, एक दफ़ा से हम इसको रिवाइज़ कर लेते हैं, फिर से हम इसको देख लेते हैं कि क्या था। 80 स्टिच काउंट था, 80 को हमने यहाँ पर आके 90 किया था शॉर्ट रोज़ के बाद, बल्कि पहले ही कर लिया था 90। ठीक, ये 90 के ऊपर हमने 90 स्टिचेस के साथ ही हमने पहली पैटर्न रिपीट डाली, उसके बाद 90 को हमने किया 120, 30 स्टिचेस इंक्रीज़ किए, 120 स्टिचेस के साथ ही हमने ये वाली पैटर्न रिपीट डाली, फिर हमने 120 को किया 150 और ये पैटर्न रिपीट हमने 150 के साथ डाली, फिर हमने 150 को किया 180, ये पैटर्न रिपीट हमने 180 स्टिचेस के साथ डाली, ये आखिरी पैटर्न रिपीट हमने 180 स्टिचेस के साथ डाली, और आखिर पे हमने 180 स्टिचेस को किया है 210। अब हमारे पास स्टिच काउंट है 210। इसी तरह हम ये स्मॉलर साइज़ का स्टिच काउंट एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये था हमारे पास 74 को हमने किया 84,
84 के बाद हमने 28 स्टिचेस इंक्रीज़ किए तो हमारे पास बन गए 112। फिर 10 राउंड्स के बाद हमने 28 स्टिचेस इंक्रीज़ किए तो 140 बन गए। फिर 28 स्टिचेस इंक्रीज़ हुए तो 168 स्टिच काउंट आ गया। और आखिरी पैटर्न जो इंक्रीज़ थी हमारे पास, इंक्रीज़ राउंड था 28 स्टिचेस का, तो उसके बाद आ गया हमारे पास 196 स्टिचेस। अब इसमें हमने बाजुओं के स्टिचेस रखने हैं 38 और बॉडी के रखने हैं 60 और 60। इसमें हमने करना है, इसमें आप सीखेंगे कि हमने पार्टीशन कैसे करनी है। ये देखें, ये हमारे पास जो जहाँ पे हमारा राउंड शुरू हो रहा है वो मिड बैक है, ठीक। तो हमने बैक के आधे स्टिचेस नेट करने हैं। मैं करूँगी 32 स्टिचेस नेट। 1 2 3 4 मेरे पास नेट हुए हुए हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 32। ये 32 स्टिचेस हो गए हमारे पास। ये बैक के आधे स्टिचेस हैं, दरमियान में से, बैक के दरमियान में से किए ना 32 स्टिचेस किए। अब हमने बाजू के लिए 42 स्टिचेस स्क्रैप यार्न पे उतारने। आप स्टिच होल्डर पे भी उतार सकते हैं, लेकिन स्क्रैप यार्न पे उतारने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जो आपका बाजू है ना, वो उसको बाजू की शेप देनी आसान हो जाएगी चेक करते वक्त। 42 हमने स्टिचेस उतारने हैं। स्मॉलर साइज़ के लिए हम लेंगे 38 स्टिचेस। स्मॉलर साइज़ की बॉडी के लिए हम लेंगे, बैक के लिए हाफ स्टिचेस होंगे 30 और फिर हम लेंगे 38। ये बड़ा साइज़ है, बड़े साइज़ के लिए हमने लिए हैं 32 बैक के और 42 स्लीव्स के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये हमने 42 स्टिचेस उतार लिए स्लीव्स के लिए इसकी। ये हो गई हमारी बाजू। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कुछ स्टिचेस कास्ट ऑन करने होते हैं अंडर आर्म के लिए, ताकि बाजू, एक तो ये हो गई कि योक की आधी इंच, तकरीबन 2 सेंटीमीटर या आधा इंच हमारे पास योक की लेंथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अंडर आर्म के नीचे हम स्टिचेस डालेंगे, कास्ट ऑन करेंगे, एक्स्ट्रा स्टिचेस कास्ट ऑन करेंगे ताकि बाजू बनाने और बॉडी को सेपरेट करना आसान हो जाए। तो इस साइज़ के लिए मैं कर रही हूँ 6 स्टिचेस कास्ट ऑन। 1 2। अच्छा, आपने कास्ट ऑन कैसे करने हैं? आपने अपनी बैक साइड अपने सामने की है, वर्किंग यार्न ऐसे है, ये इसकी पोजीशन है। जैसे हम निट करते हैं ना, वैसे हमने ये स्टिच निट किया और इसको नीडल पे डाल दिया। ये 1 हो गया। इसी तरह 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक। अब हमने फिर अपना काम राउंड में करना है, तो फ्रंट पे आ गए। अब हमारे पास ये शुरू हो गई है हमारी फ्रंट साइड। फ्रंट साइड के लिए हमने करने हैं 63 स्टिचेस नेट। फिर हम 42 स्लीव्स के उतारेंगे और बाकी का फिर हमारे पास ये आ जाएगा 31 स्टिचेस हमारे पास बैक साइड का सेकंड मिड।
मिड हाफ आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास। अब ये इसकी शेप आपको नज़र आना शुरू हो, ये ऐसे गले का ऊपर जाएगा। अच्छा, मेयर आपने हमेशा फ्रंट के मिड से करना है। स्वेटर आपने जब भी मेयर करना है वो फ्रंट के मिड स्केच मार्कर से करना है, क्योंकि हमने आपको पता शॉर्ट रोज़ की हैं तो बैक हमारी वैसे ही 1 इंच राइज़ है उसके अंदर ना, 1 से 1.5 इंच का राइज़ है, 1 इंच का तकरीबन। ये देखें, सही है ना। ये अब आपको शेप नज़र आना शुरू हो जाएगी इसकी। ये स्क्रैप यार्न का ये फ़ायदा होता है कि ये इस तरह से ये शेप आ जाती है। स्टिच होल्डर के ऊपर अगर आप डालेंगे तो ये शेप नहीं आएगी इसके बाजू की ना, तो वो आपको पता नहीं चलेगा। अब ये देखें, ये एक्स्ट्रा स्टिचेस डालने का मकसद ये है कि आपके पास ये जो अंडर आर्म के हैं ना, अंडर आर्म का ईज़ आता है और ये ज़रूरी होता है। टॉप डाउन आप बना रहे हैं तो आपने कास्ट ऑन करने हैं, बॉटम अप अगर आप बना रहे हैं तो आपने इसको बाइंड ऑफ करना होता है नीचे से स्टिचेस को। और इससे हमारे पास योक की जो डेप्थ होती है, जो लेंथ होती है, यहाँ से गले से अंडर आर्म तक, बाजू तक, ये भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये देखें, ये 17 हो गई। यहाँ पे हम ऐसे मेजर करेंगे ना, ये 7 इंचज़ का, 1 से 1.25 इंच से 1 इंच का फ़र्क पड़ जाता है हमारे पास ये स्टिचेस कास्ट ऑन करने से। अब देखें, 63 बैक के और 63 फ्रंट के, तो हमारे पास हो गए 126 स्टिचेस, और 6 हमने इधर कास्ट ऑन किए और 6 हमने इधर कास्ट ऑन किए, तो 126 + 12 138 स्टिचेस। 138 स्टिचेस हमारे पास 3 का डिविजिबल है, यानी हमारा पैटर्न डिस्टर्ब नहीं होगा 138 स्टिचेस में। स्मॉलर साइज़ में ये होगा कि हमारे पास होंगे 60 फ्रंट के, 60 बैक के, तो वो बन जाएंगे 120, और 10 स्टिचेस हम कास्ट ऑन करेंगे, 5 इधर और 5 इधर, तो वो बन जाएंगे 130। अब जो 130 है ना, वो हमारे पास 3 का डिविजिबल नहीं है। 3, उसके लिए हमें या तो 2 स्टिचेस इंक्रीज़ करने पड़ेंगे या 1 स्टिच डिक्रीज़ करना पड़ेगा इसकी बॉडी के लिए, ताकि हमारा ये पैटर्न जोन्स है ना वो ना डिस्टर्ब हो। सही, तो वो फिर अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको इस पैटर्न रिपीट से पहले 2 इंक्रीज़ करते हैं या 1 डिक्रीज़ करते हैं। अगर आपने डिक्रीज़ करना है तो आप आखिर पे यहाँ बैक के ऊपर मिड में राउंड के एंड पे 1 स्टिच डिक्रीज़ कर लें, और अगर आपने इंक्रीज़ करना है तो आप राउंड के शुरू में 1 स्टिच इंक्रीज़ कर लें 2-3 स्टिचेस के बाद, और मिड बैक के ऊपर ही अगर आप इंक्रीज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने वैसे डिक्रीज़ करके इसको 129 स्टिच काउंट के साथ कंप्लीट किया था। अब हमने बस इसको इसी तरह 10 रोज़ 10 राउंड्स दरमियान में, और बाकी ये आपने जो पैटर्न रिपीट्स हैं इनको रिपीट करते हुए कंप्लीट करना है। स्मॉलर साइज़ में हमने अंडर आर्म इस योक के बाद 1 2 3 4 पैटर्न रिपीट्स डाली हैं, और इस साइज़ में, बड़े साइज़ में हम 5 पैटर्न रिपीट्स डालेंगे, और उसके बाद ये 10 राउंड्स करके तो 13 राउंड्स या 14 राउंड्स हम 1 बाय 1 की रिब में करेंगे स्मॉलर नीडल के साथ, और बॉडी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद फिर बारी आएगी स्लीव्स बनाने की। तो अब मैं आपको बॉडी कंप्लीट करके तो फिर मिलती हूँ। ये इसकी बॉडी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर करती हूँ। मेजरमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने इस स्टिच मार्कर से जो हमने फ्रंट के मिड में लगाया है, बिल्कुल शुरू में हमने ऐड किया था, इससे हमने इसकी मेजरमेंट करनी होती है। ये बैंड नहीं हमारा आएगा इसके अंदर। तो ये हमारे पास इसकी लेंथ है तकरीबन 15.5, बल्कि 15.75 इंचज़, और अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में देखें तो ये सेंटीमीटर्स में है 40 सेंटीमीटर्स। तो लेंथ का तो इतना मसला नहीं होता, ये टोटली एडजस्टेबल, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसको। और अब मैं आपको इसको छोटे साइज़ के साथ मैं आपका इसका कंपैरिजन दिखाती हूँ। ये फ्रंट के गला है ना, इसको हमने यहाँ पे रखना, गले के साथ गला ऐड करेंगे, और ये देखें, ये इतना सा फ़र्क है इसके बॉर्डर का, तो ये यही फ़र्क आना है। ठीक। अच्छा, एक और बात जो मैं आपको बताऊं वो ये कि जब हम अब ये स्लीव्स बनाएंगे ना, तो लेंथ में स्लाइटली फ़र्क आ जाएगा।
उसमें स्लाइटली फ़र्क से मुराद ये है कि 0.25 इंचेस का या 1.5 सेंटीमीटर्स का फ़र्क पड़ेगा, लेंथ कम होगी। उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ से ना अंडर आर्म से स्टिचेस पिकअप करने हैं और इसको करना है, तो वो हल्का सा इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा, तो ये हल्की सी इसकी लेंथ में फ़र्क आएगा। तो ये बस बात आपने ध्यान में रखनी है। और ये डिज़ाइन इस तरह का है कि आपको अगर आपने लेंथ इंक्रीज़ करनी है तो आपको अल्टीमेटली 12 राउंड्स इंक्रीज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये इसको चाहेंगे कि ये हमारा जो पैटर्न है वो सिमेट्रिकल रहे। तो अगर इन कम करनी पड़ेगी तो भी आपको 10 से 12 राउंड्स कम करने पड़ेंगे। तो ये अब आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। अब बारी आती है स्लीव्स को बनाने की। तो स्लीव्स बनाने के लिए हम लेंगे 4 mm की नीडल्स और लॉन्ग वायर ही ले रही हूँ मैं, मैजिक लूप मेथड से करूँगी, मेरे लिए मुझे वो ज़्यादा आसान लगता है। ये अब हम ना करेंगे इसमें से ये धागा रिमूव कर लेंगे। धागा रिमूव करने से पहले ज़्यादा बेहतर है कि आप अपनी जो जिस सिलाई के साथ आपने काम करना है आप उसको इसके अंदर परो लें। तो ये नीडल के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे हम। और फिर इसका ये जो हमने स्क्रैप यार्न डाला हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। ये देखें ये। अच्छा, आखिरी जो स्टिच है ना वो ज़रा बिल्कुल ही वैसा होता है तो वो अक्सर मिस हो जाता है, तो आपने इसको मिस नहीं करना। ये जो यार्न है ना इसको आपने खींचना ऊपर की तरफ, तो ये आपके पास ये आखिरी स्टिच आ जाएगा इसको। ठीक, अब ये हमने स्क्रैप यार्न रिमूव कर दिया। ये हमारे पास जो स्टिचेस थे वो हमने इसके अंदर नीडल के अंदर परो लिए हैं। अच्छा, अब ना ये देखें, ये हमने यहाँ पे पिकअप किए थे 6 स्टिचेस, पिकअप कह रही हूँ, कास्ट ऑन किए थे 6 स्टिचेस। तो ये 6 स्टिचेस तो आपने उठाने ही उठाने हैं। लेकिन अब आप ये देखें कि ये कास्ट ऑन स्टिच, ये था ना हमारा कास्ट ऑन, पहला कास्ट ऑन स्टिच। हाँ, ये पहला कास्ट ऑन स्टिच है, ये पहला कास्ट ऑन स्टिच है और इस स्टिच के दरमियान ये गैप है। तो ये अगर हम यहाँ पे कोई स्टिच नहीं उठाएंगे तो ये गैप हमारे पास सुराख सा आ जाएगा और वो अच्छा नहीं लगता और वो भरना भी मुश्किल होता है। तो यहाँ पर तो हमने इस स्टिच और इस स्टिच के दरमियान में हमने 1 या 2 स्टिचेस उठाने हैं। तो ये एक बिल्कुल सादा सा रूल है कि आपने बॉडी बनाने के लिए अंडर आर्म के लिए बॉडी में जितने स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं बाजू निट करते वक्त राउंड में उससे ज़्यादा ही पिकअप होंगे। यानी अगर ये 6 हैं तो आपको यहाँ पे 8 पिकअप करने पड़ेंगे, हो सकता है 9 करने पड़े, हो सकता है 10 करने पड़े। ठीक है, बहरहाल आपने पिकअप ऐसे करने हैं कि आपके पास यहाँ पर होल ना आए। एक तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात जो है जो हमने ध्यान में रखनी है वो ये कि हमारे पास जो स्टिच काउंट है वो मल्टीपल ऑफ 3 होना चाहिए। सही, क्योंकि हमारा पैटर्न इस तरह का है कि वो 3 स्टिचेस के ऊपर बन रहा है। अगर तो स्टिचेस पिकअप करते वक्त आपके पास एक्चुअल जो काउंट है स्टिच काउंट वो मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो परेशान होने की बात नहीं है। आपने ये ध्यान रखना है कि बस यहाँ पर होल ना बने। फिर उसको मल्टीपल ऑफ 3 करने के लिए हम अगर एक स्टिच कम है तो उसको इंक्रीज़ कर लेंगे और अगर एक स्टिच ज़्यादा है तो उसको डिक्रीज़ कर लेंगे। ठीक है, वो हमने बाद में एडजस्ट करना है। पहले हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हमारे पास ये जो स्टिचेस हम पिकअप कर रहे हैं वो प्रॉपरली हों।
हमेशा अंडर आर्म के सेंटर में से स्टिचेस पिकअप करते हैं। ये देखें, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो हमने इधर से इधर से पिकअप करने शुरू करने हैं 3 से ना, 3 इधर कास्ट ऑन के जो 3 स्टिचेस हैं ना, 1 2 और 3, 3 ये हमने छोड़ दिए और चौथे से हमने पिकअप करना शुरू करना है ये। और आपकी जो वी है ना वो डाउनवर्ड्स होनी चाहिए, ये इस तरह से, इस लाइन में से नहीं उठाना हमने, इस लाइन में से उठाना जो उल्टा यू बना रही है, ये यहाँ से हम उठाएंगे। और ये यान आपने थोड़ा उठाते वक्त ये यान थोड़ा ज़्यादा अंदर की तरफ छोड़ना है, क्योंकि हो सकता है कि हमारे पास इतनी एहतियात के बावजूद भी होल्स आ जाएं और वो हमने भरने हो, तो हमारे पास ये यान ज़्यादा होना चाहिए। एक गिरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक, फिर ये लाइन छोड़ दी क्योंकि ये सीधी वी है, सीधा यू है, और यहाँ पे गए, ये हो गया 2, ये छोड़ा, ये हो गया 3, अब ये हमारे पास आ गए। अब यहाँ से अगर आप उठाएंगे ना तो ये ऑलरेडी बहुत बड़ा होल है, तो यहाँ से नहीं हम उठाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपना स्टिच ऐसी जगह से पिकअप करें कि वो उस होल को कवर कर दे, तो हम इसकी बजाय इधर से उठा रहे हैं 3, ठीक। ये अभी ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब बनाएंगे ना तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो इसको भरेंगे। 4 हो गए, और अब अगर हम ये वाला उठा लें तो भी ठीक है, और अगर एक इधर और भी उठा लें तो भी कोई मसला नहीं है, बल्कि ये हम यहाँ से उठाते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। 4, और अब हम इसको ऐसे इसको नेट करते हैं। ये 4 बनाए, 3 हमने उसी स्टिचेस में उठाए, एक हमने सेंटर में से उठाया। अब हमने इसको राउंड को नेट करना है। ये देखें, ये सारा राउंड ऐसे नेट करेंगे, और फिर एंड पे भी हम 4 या 5 जितने भी स्टिचेस उठाने पड़े वो हम उठा लेंगे। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 छठा राउंड हम कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे भी पिकअप करने हैं, तो वहाँ पे हमने 4 किए थे, यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वो मल्टीपल ऑफ 3 रह जाएगा। फिर एक यहाँ से ज़्यादा बेहतर है, 1 2 3 4 और ये 5 आखिरी उठाया, और ये इसके बाद ये इस लाइन के अंदर ये ऑलरेडी है, ठीक। अब आप यहाँ पर एक स्टिच मार्कर डाल लें जो कि आपको बताए कि आपके पास ये बिगिनिंग ऑफ राउंड है। हमारे पास इस टाइम टोटल है 51 स्टिचेस, 9 हमने उठाए या पिकअप किए हैं, और बाकी जो उनसे थे वो 42 हमारे पास इसके ऊपर स्लीव्स के स्टिचेस हमारे पास लाइव स्टिचेस थे। अब हमने 10 राउंड्स कंप्लीट करने हैं। ये देखें, ये हैं 5 के बाद हमने सेपरेट किया था ना, और छठे में हमने इसको नेट किया और पिकअप किया, तो 4 राउंड्स हम और बनाएंगे, और उसके बाद फिर हम ये मस्टर्ड के साथ पैटर्न डालेंगे। तो ये तो बिल्कुल सीधा सीधा ही है ना, ये आपने सीधा सीधा राउंड बनाना है, बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपका बिगिनिंग ऑफ राउंड थोड़ा टाइट होना चाहिए। ये अब देखें कि हमने अपने 10 राउंड्स कंप्लीट कर लिए, उसको हमने काउंट कैसे करना है, ये इसके बाद हमने काउंट करना है, इस नेट स्टिच के बाद हमने काउंट करने होते हैं। 1 2 3 4 5,
ये तो पहले ही थे ना सेपरेट करने से पहले। फिर ये 6 7 8 9 10। अब हमारे पास है ये पैटर्न राउंड। अब हमने पैटर्न राउंड कैसे करना है, उसके लिए हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है, वो ये कि हमारा जो पैटर्न है ना वो नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मस्टर्ड में ये बड बने ना, वो किस स्टिच पे आनी चाहिए, वो इस स्टिच पे आनी चाहिए। इस पे बड होगी तो ये 2 एक्स्ट्रा होंगे, इस पे बड होगी तो ये 2 स्लिप होंगे। अब ये सिमेट्रिकल होने चाहिए, यानी हमारे पास ये यहाँ पर 2 होने चाहिए, लेकिन हमारा राउंड शुरू हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे ये 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो आखिरी स्टिच है ना, इसको यहाँ पर ले आएंगे। आगे पीछे एक आधा स्टिच राउंड में आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, ये हम इसको ऐसे ले आएंगे, और ये स्लिप भी होना है ना, तो भी हमारे से इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये होगा कि हमारे पास ये पैटर्न जोन्स है ना, वो ज़रा सही से बन जाएगा। इन दोनों को हमने स्लिप किया और इसके ऊपर हमने अब लगाया मस्टर्ड कलर और इसकी बनाई बर्ड। बल्कि ये हमने बैक के साथ ही करना था स्लिप, कोई नहीं। ये इसको थोड़ा ज़रा ज़्यादा रखेंगे, शेकी तो नहीं है। ठीक है, ये इसको हमने पैटर्न में अपना काम शुरू कर दिया। ठीक, ये बर्ड बन गई, ये 2 स्लिप किए और ये बर्ड बन गई। इस पॉइंट के ऊपर आपको ये देखेंगे पता चल रहा है कि ये हमारे पिकअप स्टिचेस से इसमें ज़रा सा कंपैरेटिवली बड़ा होल है, लेकिन इतना बड़ा होल नहीं है कि इसको किया ना जा सके। इसको हम बाद में भर लेंगे। ये 2 स्लिप किए और इसको हमने बर्ड बनाया। ठीक, अब ये इसको हम चेक कर लेते हैं यहीं पर ही कि ये बर्ड इसी स्टिच पे बन रही है, तो ये हमारा सिमेट्रिकल जाएगा। इसी तरह से ये जो मेन पॉइंट्स थे बाजू के, वो मैंने अब आपको बता दिए हैं कि आपने कास्ट ऑन स्टिचेस से ज़्यादा स्टिचेस पिकअप करने हैं। आपका डिस्टेंस आपने काउंट करके चेक करना है हमेशा कि कितना है, वो सिमेट्रिकल होना चाहिए। और तीसरी बात ये कि आपका जो पैटर्न रिपीट है वो भी उसके प्रीवियस पैटर्न रिपीट के पैरेलल आनी चाहिए, सेम उस हिसाब से सेम आनी चाहिए। अब अगर आप स्मॉलर साइज़ बना रहे हैं तो उसमें हमने 5 स्टिचेस पिकअप किए थे ना, 5 स्टिचेस कास्ट ऑन किए थे, तो 5 स्टिचेस के लिए आपने 7 स्टिचेस पिकअप कर लेने हैं। ठीक, और उसको अकॉर्डिंगली अपने एडजस्ट कर लेना है। और अब ये देखें, ये मैंने जो स्टिचेस थे ना जो अंडर आर्म के ऊपर से पिकअप किए हैं, उनको भरा भी हुआ है, तो ये आपको कहीं से कोई होल नज़र नहीं आ रहा। तो ये फिनिशिंग बाद में होती है। और ये अंडर आर्म के नीचे हमने इसी तरह से अपने डिज़ाइन को सिमेट्रिकल करने के लिए आगे पीछे अगर कोई स्टिच किया भी है तो वो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से शुरू हो रहा है। मैंने चूँकि किया, मुझे ये पता चल रहा है कि राउंड यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक, तो ये इस तरह से बनेगा। ये दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर ली हैं मैंने। अब हमारा स्वेटर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ इसकी फिनिशिंग रह गई है। फिनिशिंग में देखें, जो सबसे पहले चीज़ है ना, वो ये कि ये जो हमने राउंड में बनाया है ना, इसके हमने ये जो एजेस हैं उनको ठीक करना है। जब भी हम राउंड में बनाते हैं ना, तो हमारे पास ये बाइंड ऑफ और जो स्टिचेस होते हैं ना, जो पहला बाइंड ऑफ और आखिरी बाइंड ऑफ स्टिच होता है ना, इसके दरमियान में एक स्पेस बच जाती है जो कि एक्चुअली एक चेन मिसिंग होती है। तो वो हमने करनी है, ये नीचे वाले बॉर्डर के ऊपर भी और स्लीव्स वाले बॉर्डर के ऊपर भी। और अगर आपने गला सिंगल बैंड में बनाना है तो गले के ऊपर भी। एक मैं आपको करके दिखाती हूँ और बाकी सारे आपने इसी तरह से ठीक कर लेने हैं। ये जो आपका एज था, यान था, जो आपने बाइंड ऑफ के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा छोड़ा होगा, ये आपने सुई में परो लिया। अब आपने इसको ऐसे पकड़ना है। ठीक, ये वाली चेन आपको इमीडिएट नज़र आ रही होगी, लेकिन इससे जब आप नीचे देखेंगे ना, तो आपको एक इसके कंपैरिजन में थोड़ी सी छोटी चेन नज़र आएगी। ये हमारा पहला बाइंड ऑफ स्टिच है, तो इसके अंदर हमने डालना है और इसके इस चेन के एक और ये दो लेग्स हैं, इसके इन दोनों लेग्स के नीचे से गुजारना है। ठीक, अब आपने दूसरी तरफ देखना है। ये है हमारी
जो इमी नज़र आ रही है आराम से, वो ये चेन नज़र आ रही है, लेकिन इसके बाद आखिरी चेन एक ये है, वो थोड़ी छोटी होगी और तंग होगी। पहले हमने नीचे से ऐसे गुजारा था, इसके नीचे से नहीं हमने गुजारना, इसके सेंटर में से हमने ऊपर से नीचे लेके जाना है। तो ये हमारे पास चेन बन जाएगी। ये चेन बन गई। अब हमने इसको खींच के इसकी टेंशन वैसी ही कर लेनी है जैसे बाकी चेन्स की है, ज़्यादा भी नहीं खींचना और कम भी नहीं खींचना। ये करके तो आप ये देखें बिल्कुल बराबर का हो गया। अब ये जो हिस्सा है बाकी का जो यान है, इसको आपने काटना नहीं है, कोई गिरा नहीं लगानी, इसको अंदर वीव इन कर लेना है। जो आपके पास नेट स्टिचेस के रो बनी हुई है ना रिबिंग में, उसी में आपने इसको वीव इन कर लेना है। करके काट लें या पूरे का पूरा अंदर कर लें। तो ये हमारे पास ये हो गया। इसी तरह से ये आपने स्लीव्स को भी कर लेना। अच्छा, अब बारी आ जाती है ये जो हमारे पास इसकी कलर वर्क का, ज़ाहिर है हमने एक्स्ट्रा कलर्स डाले हैं इसके अंदर, तो हमारे पास ये वीव इन एंड्स करने हैं। तो ये आसान तरीका तो इसका ये है कि मैंने तो इसको ना गिरा लगा के जोड़ा था, क्योंकि हमारे पास 2 राउंड ही थी और बारीक सिलाई थी, तो कोई इतना मसला नहीं था। अब आपने चाहें तो आप गिरा खोल के इसको वीव इन कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप बग़ैर गिरा खोले भी इसको वीव इन कर सकते हैं। ये देखें, ये गिरा लगी हुई है और आपने हल्के हाथ से एक स्ट्रैंड को उसी कलर के धागे में से ना वीव इन करना है, क्योंकि डार्क कलर है और बेस हमारी लाइट है। तो अगर हम लाइट कलर में से वीव इन करेंगे ना, तो वो हमें फ्रंट पे नज़र भी आ सकता है। तो पर्ल साइड है, तो पर्ल साइड पे हमने ऐसे ही वीव इन करना। यूँ ये इसकी ये वाला पकड़ा आपने, और ये सारे ये धागे हमने, मुश्किल तो लग रहा होता है इस पॉइंट के ऊपर ये काम करना, लेकिन इससे आपकी जो फिनिशिंग है वो ठीक आ जाती है। इस तरह से एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ये जब ऐसे वीव इन हो जाएंगे सारे, तो ये बिल्कुल इसकी नीट सी लुक आएगी। सारे ये ऐसे करने हैं। और जो मेन हमारे पास है काम करने वाला, वो है ये अंडर आर्म का। अंडर आर्म का जो हमने यान बड़ा छोड़ा था ना, वो इस वजह से छोड़ा था कि हमारे पास ये जो होल्स थोड़े से बड़े आते हैं ना, हमने इनको भरना है। तो ये आप डालें इसके अंदर, और ये देखें, ये अंडर आर्म को हमने ऐसे पकड़ा, ये होल्स हैं, ये अनअवॉइडेबल होते हैं, ये आ ही जाते हैं। आप जितना मर्ज़ी भी उसको अच्छे से स्टिचेस पिकअप कर लें, ये आ ही जाते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आपने इसको ऐसे करना है, ठीक। अब आपने ना ये देखना है, ये इधर है ना ये होल, इधर क्या बन रहा है, ये जो बन रही है ना, ये ऐसे जा रही है इधर से ऐसे। ये धागा आपने आइडेंटिफाई किया। अब ये जैसे जैसे जहाँ जहाँ जा रहा है ना, आपने इसको घुमाना है। ये इन दोनों के नीचे से जा रहा है, ठीक है। फिर ये वाली स्ट्रैंड यहाँ से इधर आ रही है, ये वाली स्ट्रैंड ये इधर से नीचे आ रही है, और ये इधर से इस साइड पे आ रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक लैडर बनाते हैं इसके इधर दरमियान में। तो वो हम कैसे बनाएंगे, हम इसको इमिटेट करते हैं इधर से ऐसे, फिर ऐसे, चाहे दोनों में से गुजार लें, और ये इस तरह से। तो ये हमारे पास ये होल फिल हो गया। अब आपने अगर ये वाला भी फिल करना है, तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि हम इसको लेकर आएंगे ऐसे नीचे, और ये वाली भी हम दोबारा से इमिटेट करेंगे। तो ये हमारे पास गैप फिल हो गया। ये वाला भी अगर आपने करना इस साइड पे तो कर लें, वैसे जो सिंगल होता है उसकी ज़रूरत नहीं होती, वो छुप भी जाता है।
इसको भी ऐसे। ये तो ये हमारे पास गैप्स फिल हो गए। और ये ज़्यादा नीचे की तरफ ना आपने इस धागे को वीव इन करते हुए खींचना नहीं है। खींचेंगे तो ये टाइट हो जाएगा और अंडर आर्म खिंचने का डर होता है, तो वो हमने नहीं करना। ये हमारे पास वीव इन कर लिया हमने, उसकी गैप्स फिल कर लिए हैं। और इसमें अभी हमने गैप्स फिल करने हैं। इसमें ये देखिए, ये एक आधा ही है। अच्छे से आपने उठाए होंगे ना तो ज़्यादा बड़ा गैप नहीं आएगा आपके पास, लेकिन जितना भी आएगा आप उसको भर लें तो वो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा मज़बूत हो जाएगा। ये वाले हम वीव इन करेंगे। और अब बारी आ जाती है इसके गले की, कि जो हमने गला है उसको हमने कैसे सीना है। सबसे पहले तो हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच मार्कर्स के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सिलाई सुई डाली, इसके पीछे वाला उल्टा होगा, ये सीधी नीचे ले जाके ऐसे। स्टिच मार्कर्स ना आपके काम को बहुत आसान कर देते हैं, तो बिगिनर्स को तो लाजमी ये इस्तेमाल करने चाहिए। अब ये देखें, ये हमारा डबल बैंड फोल्ड हो गया। सिर्फ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इसको सीते वक्त खींचना नहीं है, धागे को नरम रखना है, हाथ नरम रखना है। उसका मकसद सिर्फ ये है कि खींच लेंगे ना आपने, ये सुई यहाँ से गुजारी है, ये इधर से और ये अगले स्टिच में, ठीक है। इसको ऐसे करके ना एक एक हल्की सी लूप छोड़नी है इस तरह से, ऐसे खींचना नहीं है। ऐसे जैसे हम ये इस तरह से खींच लेते हैं ना, ऐसे नहीं खींचना। इस तरह से आप खींचेंगे ना तो आपका गला यहाँ से टाइट हो जाएगा और ये जितना मर्ज़ी ऊपर से लूज़ हो, ये यहाँ पे जहाँ सिलाई होगी यहाँ से नहीं चढ़ेगा, ठीक है। तो ये जो आपने है ना, ये लूप आपने खींचनी नहीं है, ये उतनी ही इसकी टेंशन होनी चाहिए जितनी आपके पास इन लूप्स की आ रही होगी, ठीक। तो आपने ये देखना है कि ये लूप बस ऐसे, इससे ज़्यादा ये ऐसे नहीं खींच लेनी। इसको ऐसे करके ऐसे हल्का सा रखा, ठीक। फिर ये थी ना, तो इसके बाद आपने देखी ये वाली लूप, ऐसे इसको ऐसे एक इधर से लेते जाएं और एक इधर से लेते जाएं। और स्टिच मार्कर्स हमने लगाए हुए हैं, वो हमें बता देंगे कि भाई आपके पास ये यहाँ पर ये इसके साथ ही अटैच होना चाहिए, तो आगे पीछे गला नहीं अटैच होगा। इसी तरह से ये सारा गला आपने सी लेना, हल्के, बिल्कुल हल्के और नरम हाथ के साथ। आप चाहें तो डबल स्ट्रैंड के साथ भी सी सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मजबूत चाहिए तो, लेकिन सिंगल स्ट्रैंड में भी कुछ नहीं होगा, वो कहीं नहीं जाता। अगर आप में से कोई किचनर स्टिच के साथ इसको सीम करना चाहे तो उसके लिए मैं आप थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ। धागा आपने परोया और पहली वी में से सुई निकाली, बाहर से अंदर से बाहर की तरफ, ठीक। फिर आपने इससे बिल्कुल नीचे, इससे पहले वाला वी स्टिच आइडेंटिफाई किया। पर्ल स्टिच ना, इसकी जो बम्प है नीचे की तरफ बम्प होना चाहिए, ऐसे। ये इसमें से निकाली सुई। अब हमने इसमें से निकाली है ना, इसके ऊपर देखें ये ऊपर वाला बम्प है, इसके साथ हमने सुई लेकर आनी है, ये ऊपर के साथ घुमाया और ये इधर से नीचे ले आए, ठीक। और जहाँ से हमने पहले सुई निकाली थी, इधर से निकाली थी, इधर से हम कर लेंगे ऐसे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक चेन बना रहे हैं एक्स्ट्रा। ये हमने एक नेट रो का ये लूप बना दी, सही। अब फिर क्या करना है, हमने अगली वाली ली इसमें, और ये पहले इसमें से निकाला था ना, इधर से ये इस लूप को हमने थोड़ा सा जैसे हमारी टेंशन है वैसे टाइट कर लिया, ऐसे। अब इसके साथ ये घूम के देखें, ये बम्प ऊपर जा रहा है और ये
इस वाले बम्प से नीचे निकालेंगे और इधर से हमने पहले निकाली थी ये ऐसे। तो ये देखें, ये हम बना रहे हैं ऐसे। ये एक निटिंग की एक लाइन बन रही, किचन स्टिच है ना, तो हम ग्राफ्ट कर रहे हैं इसको। तो ये हमारे पास आ रहा है ऐसे, इसमें से ये इसमें से था, इससे अगला लिया। अब ये नेट और ये वाला पर्ल था, ये ऐसे एक स्टिच में से हम 2 दफ़ा निकाल के उसको चेन बना रहे हैं, एक्स्ट्रा निटिंग की लाइन। ये ऐसे, और ये पहले वाले में से जहाँ से पहले से निकाली थी, इस तरह से। इसमें धागा आपके पास ज़्यादा लगता है, 3 गुना ज़्यादा धागा लगेगा जितना आपका गला होगा, तो वो बस आप ध्यान रखिएगा। निट ऑफ पर्ल ऑन, पर्ल ऑफ नेट ऑन, ये इस तरह से मैंने तो अपना गार्टर का। अब ये देखें, ये इसका ये फ़ायदा है कि ये आपके पास स्ट्रेची रहेगा ऐसे। जितनी आपका ये गला स्ट्रेच होगा उतनी ही आपकी ये सिलाई स्ट्रेच होगी। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप इसको किचनर स्टिच के साथ ही ग्राफ्ट करें। ये हमारे पास अब इस स्वेटर की फ़ाइनल लुक है। आप देख सकते हैं कि किचनर स्टिच की वजह से हमारे ये जो गला है स्ट्रेची है बहुत। शॉर्ट रोज़ की वजह से हमारे पास गले का राइज़ बहुत अच्छा आया और उसकी शेप बड़ी अच्छी बन रही है, और ये इस तरह से ये हमारे पास फिनिश हुआ है। वीव इन एंड्स हम कर चुके हैं, तो हमारे पास बैक के ऊपर भी बिल्कुल भी विजिबल नहीं है कि हमारा राउंड कहाँ से शुरू हो रहा था और कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। वो भी हमारा फिनिशिंग के बाद बिल्कुल अच्छे से बैठ गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर कोई फ़रमाइश हो, कोई डिज़ाइन आप मेरे साथ शेयर करना चाहें, सीखना चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।